हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज 2-3 अहम मौज़ूआत हैं पाकिस्तान के हवाले से और आलमी सलामती के हवाले से, जिन पे आज बात करेंगे। आर्मी चीफ जनरल बाजवा जर्मनी के दौरे पे हैं। वहां पे कल शाम उन्होंने म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस, जो कि आलमी सलामती की एक सालाना कॉन्फ्रेंस है, जो कि 1963 से हर साल मुनक्किद होती है और अपनी नौयत की आलमी सलामती की ये दुनिया भर की सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस है, जहां पर 70 से ज्यादा मुल्कों के सरबराहान मुमलिकत, सरबराहान हुकूमत, वुज़रान पार्लियामेंट, मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, सिविल सोसाइटी, मीडिया और बिजनेस के बड़े बड़े लोग यहां पर शरीक होते हैं और आलमी सलामती को यकीनी कैसे बनाया जा सकता है इस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, अपने आइडियाज देते हैं, अपने तज्जिए और तबसरे देते हैं और पूरी दुनिया को और अपने रिस्पेक्टिव खित्तों को किस तरह से महफूज बनाया जा सकता है, इसके हवाले से भी तजावीज और ब्रेनस्टॉर्मिंग पेश की जाती है। कल आर्मी चीफ ने खिताब किया और उनके खिताब का मौजू था जिहाद, खिलाफत और दहशतगर्दी के हवाले से। और अगरचे उनके खिताब के ओपनिंग रिमार्क्स थे या जो उनके खिताब का आगाज था, उससे मैं जाती तौर पे इख्तलाफ कर सकती हूं या जाती तौर पे मुझे उससे इख्तलाफ हो सकता है सिर्फ उनके खिताब की बिगनिंग से। लेकिन जिनका खिताब आगे बढ़ता गया वो ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि आलमी सतह पे बहुत सी गलतफहमियां दूर करने के लिए एक बेहतरीन खिताब था। जिस बारीकी के साथ और जिस नफासत के साथ और जिस गहराई के साथ जिहाद के कॉन्सेप्ट को बरादरी के सामने रखा गया, उसकी असल रूह के मुताबिक खिलाफत के हवाले से मामलात को वाज़े किया गया, ये बहुत बेहतरीन रहा था। इस पर आज प्रोग्राम में बात करेंगे कि जिहाद, दहशतगर्दी और खिलाफत, इनका मुस्तकबिल क्या है, इनका आपस में रिलेशनशिप क्या है। इसके अलावा आज FAF जो कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग मॉनिटरिंग ग्रुप है, उसका इजलास भी हो रहा है। आप जानते हैं कि पाकिस्तान को वॉच लिस्ट पे डालने के हवाले से वहां पे गौर हो रहा है, तो अगला आने वाला हफ्ता इस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्मी चीफ खुद जर्मनी में मौजूद हैं। मुशीर खजाना मिफ्ता इस्माइल साहब वो यूरोपीय मुल्कों के दौरे पे हैं। अवैस लखारी साहब पहले भी दौरे करके आ गए हैं। अगला हफ्ता पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वॉच लिस्ट में पाकिस्तान का नाम शामिल हो सकता है या नहीं। तो ये आज के बड़े मौजूआत हैं जिन पे आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे और इसके लिए मुझे वर्दी गेस्ट्स ज्वाइन कर रहे हैं। साबिक वजीर खारजा हैं खुर्शीद महमूद कसूरी साहब, वो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। साबिक सेक्रेटरी दिफा, सीनियर दिफाई तज्जियाकार जनरल खालिद नईम लोधी साहब इस्लामाबाद से वो ज्वाइन कर, सीनियर दिफाई तज्जियाकार हैं जनरल अमजद शेख साहब, वो भी इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं। सर, खुर्शीद महमूद कसूरी, पहला सवाल मेरा आपसे होगा। आपने सुन लिया होगा जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कल म्यूनिख में खिताब किया है, जिहादिज्म आफ्टर द कैलिफेट, जिहाद के हवाले से रोशनी डाली है, दहशतगर्दी के बारे में बात की है, खिलाफत का मुस्तकबिल उम्मत मुस्लिमा के लिए क्या है, पाकिस्तान के लिए क्या है, बड़ा इन डेप्थ उन्होंने खिताब किया है। सर, कैसे देखते हैं आप इसकी ये म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में ऐसे खिताब की अहमियत? जी हाँ, ये एक बहुत अहम कॉन्फ्रेंस होती है। मैं कई मरतबा इसको अटेंड कर सका हूँ और सिक्योरिटी के हिसाब से ये कहा जा सकता है कि ये साल में आप कह सकते हैं सबसे अहम होती है गैदरिंग। और जैसे आपने शुरू में कहा, तमाम मुतल्लिका लोग वहाँ मौजूद होते हैं और जो मकाम उसकी मुनासबत से जो आज के हालात थे,
आर्मी चीफ ने बजा तौर पर इन तमाम चीज़ों की बात की और बात वहीं तोड़ी लाके कि अफगान महाजरीन के सिलसिले में भी उन्होंने कहा कि ये जो हमारे लिए जो मसाइल पैदा हो रहे हैं, हमने जो कुछ भी किया है एंटी टेररिज्म के लिए वो दूसरों ने नहीं किया, और ये हमारे यहाँ क्योंकि महाजरीन बहुत ज़्यादा है, अगर कुछ कमी बेशी रही है उन एक्शंस के जो पाकिस्तान आर्मी ने लिया है तो कुछ लोग यहाँ के छुप जाते हैं। उन्होंने सही कहा, और इस पे तो बल्कि मेरा ख्याल है अब तो आ चुका है फतवा भी कि हमारे जो जय्यद उलमा है कि सिर्फ रियासत ही कर सकती है, राय नहीं है जिहाद का डिक्लेरेशन। अगर ये ना होता तो कोई भी रियासत इस्लामी हो या गैर इस्लामी रियासत उसका वजूद कायम ही नहीं रह सकता, क्योंकि जो बुनियादी तौर पर अगर आप वेस्टर्न कॉन्सेप्ट से भी देख लें, वेस्ट स्टेट 1648 से जब से मोरज़े वजूद में आई है, ये बिल्कुल बात मुस्तनद थी कि वायलेंस पे मोनोपोली जो है वो सिर्फ रियासत की और किसी की नहीं। इस्लामी रियासत में भी इस किस्म की जो है लश्करबाजी उसकी इजाजत दी जा सकती, क्योंकि कोई रियासत उसका कोई भी कैरेक्टर कायम नहीं रह सकती। पहली बात तो ये, और उन्होंने ये सही कहा। जहां तक पाकिस्तान के अपने मामलात हैं और जो बैनुल अक़वामी बरादरी आजकल पाकिस्तान पे प्रेशर भी डाल रही है कि आप उन तमाम जो सेफ हेवन सो कॉल्ड है उनको खत्म कर दें, कहा कि उस लिहाज से सेफ हेवन्स नहीं है। अगर है, हम मानते हैं कि अगर कमी बेशी है तो वो ये नहीं कि ऑर्गेनाइज्ड किस्म के सेफ हेवन्स हैं, वो आते हैं लोग जा चुके हैं, और इसका एक ही दो रास्ते हैं मेरे ख्याल में, और उन्होंने भी एम्फसाइज किया और माजी में भी वो कर चुके हैं, और मैं तो कई सालों से कह रहा हूं एक बेटर बॉर्डर मैनेजमेंट, और फिर ये जो महाजरीन की वापसी डिग्निटी के साथ, मैं डिग्निटी पे जोर दे रहा हूं क्योंकि पाकिस्तान ने बहुत मेहनत की है महाजरीन के लिए। मैं नहीं चाहूंगा कि अब गुडविल की बजाय इल विल में सब्सटीट्यूट हो जाए, इसलिए हमें के साथ उनको वापस भेजना है, ऑनर के साथ भेजना है। लेकिन पाकिस्तान को ये कहना है अलमी बरादरी की तरफ, खासतौर पर अमेरिका, एक तरफ तो हमें प्रेशर डालते हैं कि आप रेफ्यूजीज के बारे में बात ना, नंबर दो टेररिज्म के तमाम ताने हमको देते हैं। तो ये मैं समझता हूं कि उनका जो खिताब था ये बहुत अहम था, और ये सिवाय उन ममालिक के जो ये समझते हैं कि उनके अपने मफादात जो हैं वो तब हासिल होंगे जब अफगानिस्तान की जंग अब पाकिस्तान की सॉइल पे लड़े, जो पाकिस्तान के लिए मुमकिन नहीं है। और मैं ये समझता हूं उन्होंने सही कहा कि जो अफगानिस्तान के बारे में सारा मलबा पाकिस्तान पे डाला जा रहा है, मैं तो वैसे भी समझता हूं ये बहुत ही अजीब और गरीब मंतक है कि दुनिया की सुपर पावर अमेरिका, वो 16 साल से वहां लगा हुआ है। क्या वो सिर्फ पाकिस्तान इतना अहम है कि पाकिस्तान की पॉलिसियों की वजह से अमेरिका जो है वो वहां अपने मकासद हासिल नहीं कर? नहीं, ऐसी बात नहीं। अफगानिस्तान के अंदरूनी हालात, वहां की डिसफंक्शनैलिटी गवर्नमेंट की, ड्रग्स का रिकॉर्ड किस्म की वहां प्रोडक्शन, ये सारे वो मुहर्रिकात हैं जिसकी वजह से अमेरिका अपनी पॉलिसी में नहीं कामयाब हो सका। इराक पहुंच गया वहां से। That's a very valid point. That's a very valid point, and let me take the debate from this point to General Khalid Naeem Lodi साहब। जनरल साहब, आप फरमाइएगा कि इन द प्रेजेंट एंड गिवन सर्कमस्टांसेस एंड सिनेरियो, जबकि पाकिस्तान को वॉच लिस्ट पर डालने की आलमी कोशिशें हो रही हैं, पाकिस्तान उनको तोड़ करना चाह रहा है, ऐसे में जिहाद के कंसेप्ट और मिसकंसेप्ट के बारे में एक क्लैरिफिकेशन आर्मी चीफ की तरफ से आना, आलमी सतह के इस फोरम पर जाना, और जहां उन्होंने एक पर्सनल नोट दिया है कि जब वो यंग थे तो पाकिस्तान में जैकलिन कैनेडी भी आती थी, बीटल्स भी आता था, क्वीन एलिजाबेथ ने विजिट किया पाकिस्तान को, पाकिस्तान हॉकी और क्रिकेट का वर्ल्ड कप करवाता था। क्या देखते हैं आप सिग्निफिकेंस इनके खिताब की? हाँ जी, मैं समझता हूँ कि ये खिताब दो टोक भी था और बड़ा मुदब्बराना भी था। एक तो आपने जो कहा, जैसे कसूरी साहब भी कह रहे थे कि उन्होंने जहाद के कॉन्सेप्ट को बड़ा क्लियर कर दिया कि ये कोई अनकंट्रोल फिनोमेना नहीं हो सकता, और ये बल्कि अपने आप को कंट्रोल करने के मुतरादिफ है जहाद का, उन्होंने ये कहा। और फिर ये कि जो जहादी या जहादिस्ट टर्म्स कॉइन की गई हैं, ये इस कॉन्सेप्ट को
के लिए इसके लिए इसको ताकि लोग समझ ना पाए, इसको ये कॉइन किया। इसका असल जिहाद से ताल्लुक कोई नहीं, ये उन्होंने क्लियर किया। एक और बात जो उन्होंने बड़ी अच्छी और बिल्कुल क्लैरिटी के साथ कही कि ये जो टेररिज्म है ये कोई लोकल फिनोमेना नहीं है या कोई सिर्फ मुसलमानों से रिलेटेड फिनोमेना नहीं है, ये बैनुल-अक़वामी मसला है और सभी को मिलजुल कर इसके बारे में सोचना है। ये हर जगह पाया जाता है और वो हम जानते हैं अच्छी तरह कि कौन सा मुल्क पूरी दुनिया का कोना है जहां पर आजकल टेररिस्ट एक्टिविटीज नहीं हो रही। भले आप कोई भी मुल्क ले लें, अमेरिका ही ले लेंगे, वहां पर कितने अटैक स्कूलों के अंदर हो गए हैं। एक बड़ी अहम उन्होंने की है, उन्होंने इंडिकेट कर दिया है कि अफगानिस्तान में नेटो और अमेरिकन अफवाज फेल हो चुकी हैं। उन्होंने बिल्कुल और ये जब उन्होंने कहा कि मलबा हम पर न डाला जाए तो उन्होंने कहा कि फेलियर का मलबा हम पर न डाला जाए। और ये भी उन्होंने बताया कि हमने अपने मुल्क को कम से कम अल्लाह ताला के फजल करम से इन चीजों से साफ किया है और हम ये जंग अपने मुल्क में नहीं। और जो उन्होंने ये बात की कि ये एक इंक्लूसिव फिनोमेना हो सकता है, किसी को एक्सक्लूसिव ये नहीं हो सकता। आजकल उन्होंने कहा कि जितने तरक्की करते हैं मिलजुल कर और किसी को बाहर रखकर आप ये मेरा ख्याल वो मैसेज दे रहे थे हिंदुस्तान के लिए भी और ये मैसेज दे रहे थे अफगानिस्तान के लिए भी कि अगर हम मिलकर बात करेंगे तब ये बात हो सकती है, अदरवाइज ये नहीं हो सकती। और फिर ये कि जो हम पर इल्जाम लगता है बार बार के हम कुछ नहीं कर रहे, उन्होंने कहा दो बातों का जो कसूरी साहब ने भी जिक्र किया है करता हूं कि आप ये जो अफगान मुहाजिरीन है इनको सिर्फ 20-25 किलोमीटर सरहद के उस तरफ ले जाइए और वहां पर एक आप सेफ जोन बना ले, हम भी उसमें मदद करेंगे। आप देखें कितना फर्क पड़ता है। हम बाढ़ बनाने की बात करते हैं बजाय इसके कि हमारी मदद की जाए, आप उसकी मुखालफत करते हैं। जब कोई एक और तरीका है रास्ते बंद करने का। तो और मेरा अपना ये ख्याल भी है कि उनकी इस तकरीर की वजह से, इस इंटरेक्शन की वजह से उस पर भी फर्क पड़ेगा जो आप बात कर रही थी कि जो हमें वॉच लिस्ट पे रखने की कोशिश की जा रही है क्योंकि वो जर्मनी में ही है। वॉच लिस्ट के मामले को मुझे ब्रेक के बाद मजीद तफसील से इस पे बात करनी है। वॉच लिस्ट पे पाकिस्तान का नाम डालने के मामले पे तफसील से ब्रेक के बाद और ये सवाल भी रेज करेंगे कि आर्मी चीफ ने अपने खिताब के दौरान एक इशारा दिया जो बड़ा गहरा इशारा है कि सकूत ढाका से भी ज्यादा नुकसान पाकिस्तान के मुआशरे पे इंतहा पसंदी के हवाले से, दहशतगर्दी के हवाले से जनरल ज़ियाउल हक के दौर में हुआ। इस पॉइंट पे बात करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आर्मी चीफ ने कल म्यूनिख में अपने खिताब में बड़ा इंपॉर्टेंट किया है। उनका पूरा खिताब ही बड़ा गहराई पर मबनी था, लेकिन उनका कहना था कि सकूत ढाका ने भी पाकिस्तान के मुआशरे पे उतने संगीन और उतने गहरे असरात नहीं छोड़े जितने 1979 के वाकयात ने छोड़े, जो कि जनरल ज़ियाउल हक के दौर के ज़ाहिर पर वर्दा हैं वहां पर। जनरल अमजद शुएब साहब क्या कहेंगे? ये बड़ा गहरा पॉइंट आया है और बड़ा मायने खेज पॉइंट है ये आर्मी चीफ का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मुख्तलिफ औकात में अमरीकी खुद को तस्लीम करते रहे हैं कि पाकिस्तान के ऊपर इस सूरत हाल का मुकम्मल इल्ज़ाम आयद नहीं किया जा सकता, वो खुद भी इसके जिम्मेदार हैं। तो कहने की बात यही है कि जो कुछ उस वक्त इत्तहादियों ने मिलकर यहाँ पे किया, यानी मदरसे बनवाए, जिहादिज़्म को फ़रोग़ दिया और लोगों को मोटिवेट करने के लिए एक जिहादी कल्चर जो था वो पैदा किया यहाँ पे, और ये लोगों को नहीं बताया कि जिहाद के भी कुछ असूल हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो रियासत की तरफ से होते हैं और रियासत डिक्लेयर करती है। नतीजा ये कि हर शख्स इस लाइन पे चल पड़ा, बात करना है उसने और वो अपनी मर्जी से फैसला करके और जहां जी चाहे वो अपनी कार्रवाई कर दे और उसको डिक्लेयर कर दे कि मैंने जिहाद किया है। ये जो कल्चर उस वक्त हमने चेक नहीं किया और अमेरिका एक डिस्टेबलाइज अफगानिस्तान को छोड़ के निकल गया, तो ये पनपता रहा। ये यहाँ पे ये कल्चर किसी भी वक्त पे आके फिर रुका नहीं। अब जब आके हमने इतने अरसे के सालों के बाद इसका नोटिस लिया और इसको रोकने की कोशिश की, जबकि हमें इंटरनेशनल प्रेशर भी हमारे ऊपर मौजूद था, तो इसके नतायज हासिल करना इतना आसान नहीं था जैसे कि इंटरनेशनल कम्युनिटी हमसे समझती है या हमें चाहती है कि हम अचानक ये सारा कुछ करके फारिग हो। हमने बड़ी कुर्बानी दी है, बड़ी मेहनत की है, बड़ा वक्त लगा है और आज हम इस हाल में हैं कि हमें अब मंजिल नजर आनी शुरू हुई है। ये नहीं कि हम मंजिल पे पहुंच गए हैं। तो कल्चर के अंदर आज भी ये अभाव मौजूद है। आपने पहला कदम एक नैरेटिव की शक्ल में आप लेके आए जो इतने उलमा ने मिलकर इकट्ठे किया। वो नैरेटिव आपका एक स्टोन बनना चाहिए,
उसकी बुनियाद पे अब मदारस में, यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजेस में, दफातर में, हर जगह इसकी सूझबूझ पैदा करने की जरूरत है ताकि लोग समझ सकें। जनरल साहब, यहाँ पे आपको इंटरप्ट करूंगी, यहाँ पे आपको इंटरप्ट करूंगी कि जो नैरेटिव हमने दिया है, जो नैरेटिव स्टेट ने नया दिया है, उसे आप पाकिस्तान किसी न किसी तरह शायद इंप्लीमेंट कर ले, लेकिन खुर्शीद कसूरी साहब, क्या हमारा ये नया नैरेटिव आलमी सतह पे सेलेबल है? आलमी सतह पे ये क्या इंप्रेस कर सकता है कि आलमी सतह पे ये पाकिस्तान के बारे में नैरेटिव को चेंज कर सकता? देखिए, सतह पर ये अब कुछ मेहनत की जरूरत है। पहली साल तो ये कि एक वॉइड हुआ बीच में, पिछले कई साल हमारे फॉरेन मिनिस्टर ही नहीं इफेक्टिवली रहे, और जब सरताज अजीज साहब थे, जिनकी मैं जाती तौर पर कदर करता हूँ, हमारे एडवाइजर फाइनेंस, उनको एम्पावर नहीं किया, एडवाइजर फॉरेन अफेयर्स एम्पावर नहीं किया गया। और एक तो मियाँ साहब ने पोर्टफोलियो पास रखा, और नंबर 2 उनको अंडर कट करने के लिए तारिक फातमी साहब को बजाय प्राइम मिनिस्टर हाउस बिठाने के उनको भी वहाँ बिठा दिया, जैसे सरताज के लिए वहां थे। तो इसका नतीजा ये निकला कि टोटल खला हुआ ना। आपका अमेरिका के अंदर कोई आपका लॉबिस्ट बैठा हुआ था। मुझे याद है जब मैं फॉरेन मिनिस्टर था, जब मैं जाया करता था तो बहुत मशहूर हमारा लॉबिस्ट थे कांग्रेसमैन चार्ली विल्सन, जिनका अफगानिस्तान की जंग सी मुनासबत से बहुत नाम था, और उसकी वजह से हमें बहुत फायदे होते थे। मेजर जो चेयरमैन थे डिफेंस कमेटीज के, फॉरेन अफेयर्स के, बोथ इन द सेनेट एंड द हाउस, हमारे लिए तमाम दरवाजे खुले होते थे, पहले से वो काम करते थे। और मुझे शक है, डर ये है कि जो हमने वो वक्त ज़ाया किया, ना मिनिस्टर का ना लॉबिस्ट का, और हम अंदरूनी मसाइल में अपने, उसका नतीजा ये निकला है कि हमारे खिलाफ जो नैरेटिव पहले ही था उसको मजीद तकवीयत मिल गई, और फिर ये दुनिया ने कहना शुरू कर दिया। ये खास तौर पर जो 9/11 ये जो बॉम्बे का वाकया हुआ था, उसके बाद क्योंकि बरतानिया, अमेरिका और जापान और जर्मनी के सिटीजन्स भी उसमें थे, तो भारत को मौका मिल गया, इसे वो हमारे खिलाफ एक बात कर रहा था, उसमें उसने और मुल्कों को भी इकट्ठा करने की कोशिश की। ये देखें, इसके 2 एस्पेक्ट्स हैं। एक इंटरनल भी है कि वैसे ही हमारा नेशनल एक्शन प्लान जो है उसमें जरूरी है हमारी अपनी स्टेबिलिटी के लिए कि हम वो तमाम इकदामात करें, लेकिन हमने वो बहुत हद तक किए। प्रॉब्लम ये आ रहा है कि जो भारत अब हमारा अभी तक एकतरफा प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, उसमें ये लगता था जैसे हम जा के ये सब कुछ कर रहे हैं। अब उसमें ये देखने वाली बात है, क्या अमेरिका ये चाहता है कि अब जंग जो है पाकिस्तान की सॉइल पे लड़ी जाए? उसको ये भी सोचना पड़ेगा कि खुदा ना खास्ता उसके नताइज, अगर पाकिस्तान खाकम बदहन अगर डिस्टेबलाइज होता है तो मेरा ख्याल है अफगानिस्तान तो पिकनिक लगेगा। पाकिस्तान ने न्यूक्लियर पावर, पाकिस्तान ये नहीं कर सकता। जरूरत अंडरस्टैंडिंग की है, और पाकिस्तान की तरफ से ये जरूरी है कि हम ट्रांसपेरेंट इकदामात करें। ये ना हो कि कोई मीटिंग हो तो हम नजर आए कि हम एक्शन में आ गए, उसके बाद हम सो जाएं। अब वैसे भी जो दुनिया में मनी लॉन्ड्रिंग लॉस पहले आए थे, और इनिशियली FATF पहले मनी लॉन्ड्रिंग के लिए आया था, और 9/11 के बाद ये मामला सारा टेररिज्म की तरफ चला गया। हमें अपने मफाद में बहुत से इकदामात करने पड़ेंगे। पॉइंट। जनरल खालिद नईम लोधी साहब, क्या कहेंगे आप? कसूरी साहब ने जो एक दरिया को कूजे में बंद कर दिया, इसमें आप कुछ एडिशन कीजिएगा कि ऐसा ना हो कि मीटिंग हो, FATF की मीटिंग हो तो हम इस पे अलर्ट हो जाएं, क्योंकि हमें नवंबर 2017 में नोटिस पे डाल दिया था। उसके बावजूद लग रहा है कि पाकिस्तान कोई कारकर्दगी, कोई कार्रवाई नहीं दिखाई गई लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, जमात उद दावा, FIF के खिलाफ। हमें क्या करना चाहिए? ये जो FATF का वॉच लिस्ट का मामला है, जनरल लोधी साहब। जी, पहले तो मैं नैरेटिव पर थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा कि देखिए, ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसी है कि कोई पॉजिटिव परसेप्शन बनाने में बहुत टाइम लगता है, और नेगेटिव परसेप्शन उस एकदम जो है ना वो उसको पजीराई हो जाती है। तो काफी देर से जो नैरेटिव हमारे खिलाफ बना हुआ है, इसको दोबारा रीबिल्ड करना पड़ेगा ब्रिक बाय ब्रिक। इसमें बहुत काविश जैसे कह रहे हैं दोस्त, और इसमें टाइम लगेगा। देखिए, जब UN ने कुछ हमारी तंजीमों को प्रोस्क्राइब लिस्ट पर डाल दिया था, तो हम किस बात के मुंतजर थे?
आज जो आप जो काम कर रहे हैं कि आपने उनके दफातर सील करने शुरू कर दिए हैं, आपने उनके अकाउंट फ्री, ये अगर वक्त पर हो जाता तो यहां तक नौबत ही ना आती। जब आपको पता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में जिंदा रहने के तौर तरीके हैं, और चाहे आपको कोई बात बुरी ही क्यों ना लगे, लेकिन आपको दुनिया को दिखाने के लिए, दुनिया को ये बताने के लिए कि हम एक रिस्पॉन्सिबल नेशन स्टेट है, जब यूनाइटेड नेशन लेवल पर कोई फैसला किया जाए, और फिर हम तो आपको पता है यूनाइटेड नेशंस के फैसलों पर हमने अपनी पूरी असूल बनाए हुए, कश्मीर का मसला उस पर उसकी बुनियाद है, तो हमें उसी वक्त इस पर काम करना चाहिए था। अब भी ये चले, अभी जो करके दो प्रॉब्लम है। एक तो ये लग रहा है कि जैसे हम कोई चीज छुपा रहे थे, उसके ऊपर पर्दा डालना चाह रहे थे, और दूसरा ये लग रहा है कि हमारे ऊपर थोड़ा सा भी प्रेशर आए तो हम फौरन बात मान जाते हैं, और यही अमेरिका करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसने पहले कई दफा ट्राई कर लिया है कि जब भी वो हमारे ऊपर प्रेशर डालता है हम उनकी बात मान जाते हैं। इस दफा जरा उसको लग रहा है कि यार ये जल्दी बात मान क्यों नहीं रहे। तो मेरा ख्याल है हर वक्त पर करना चाहिए, वक्त पर ही काम अच्छे लगते हैं। लेकिन अब मैं ये समझता हूं कि ये जो आर्मी चीफ की तकरीर है और जो पाकिस्तान कोशिशें कर रहा है, इसके नतीजे में शायद हम उस वॉच लिस्ट से बच जाए इस दफा, ये मेरा अंदाजा है, बाकी आगे अल्लाह बेहतर जानता है। जी ओके, बात आपने की है क्योंकि आर्मी चीफ भी जर्मनी में है, मुशीर खजाना मिफ्ता इस्माइल साहब भी मुसलसल कोशिश कर रहे हैं क्या पाकिस्तान अपना नाम वॉच लिस्ट में से बचा सकता है। इसी पॉइंट से बात को आगे बढ़ाएंगे आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। और जो फेक अकाउंट्स ISPR ने FIA को प्रोवाइड किए हैं कार्रवाई करने के लिए, उन पर भी बात आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब बात करेंगे कि क्या वॉच लिस्ट में नाम डलवाने से पाकिस्तान बच सकता है, और इसके अलावा यह कि ISPR ने जो 255 जाली अकाउंट्स की फहरिस्त FIA को दी है, जो कि मुबैना तौर पे फौज के बयानियों को प्रमोट कर रहे थे, लेकिन जाहिर है उसमें बहुत से गैर कानूनी काम भी वो कर रहे थे और बहुत सी गैर मुनासिब बातें भी वहां से प्रमोट हो रही थी। तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन क्या ये काम देर से हुआ और इसकी दीगर इम्प्लीकेशन। जनरल अमजद शेख साहब, दोनों मामला पे कमेंट कीजिएगा। जहां तक हमारा वॉच लिस्ट का ताल्लुक है, जो फाइनेंशियल टास्क फोर्स वाले लगे हुए हैं जिस काम पे, उसमें आप देखिए कि इस टास्क फोर्स में 35 ममालिक हैं, 35 मेंबर हैं, और 4 मुल्कों ने ये इसको सब, 2 ने स्पॉन्सर किया, 2 ने सेकंड किया हमारे खिलाफ जो रेजोल्यूशन है। तो कम से कम 4 ममालिक की हमायत आपको जरूरत है जो कि इसको चैलेंज कर सकें, और उसमें चाइना, टर्की वगैरह तो आपके साथ हैं, लेकिन 2-1 ममालिक और कोशिश की जा रही है। मेरा अपना अंदाजा है कि फॉरेन ऑफिस बहुत कोशिश कर रहा है, और हो सकता है कि आपको 2-1 और ममालिक ऐसे मिल जाएं जो आपको सपोर्ट करें और फिर आप वॉच लिस्ट से बच सकें। ये तो सूरत हाल वहां पर है, लेकिन एक बात वाज़ेह है कि एक तो हमने इस पे काम बहुत देर से शुरू किया, दूसरी तरफ यह है कि हुकूमती सतह पे हमने वो एक्टिविटी नहीं की। मिसाल के तौर पे मोदी साहब ने एक डेलीगेशन रशिया भेजा, क्योंकि उनको ख्याल था कि शायद रशिया से पाकिस्तान को हमायत मिले, और बड़ा पावरफुल डेलीगेशन मेरे ख्याल 1-2 दिन पहले गया है, और जाके गालिबन उन्होंने उनको कायल किया है कि आप पाकिस्तान को सपोर्ट ना करें। यही एक्टिविटी उन्होंने पूरे मिडिल ईस्ट में की है, क्योंकि मिडिल ईस्ट के ये ममालिक जो हैं ये उसमें टास्क फोर्स में मौजूद हैं, और इनको अभी जो दौरा किया है मोदी साहब ने, अगर ये सारी एक्टिविटीज आप अपने पॉलिटिकल लीडर्स के साथ कंपेयर करें तो लगता है कि हम बिल्कुल ख्वाब गफलत में पड़े हुए हैं, और हमें सवाए अदालतों के खिलाफ जंग के और कोई काम करने को है नहीं। तो एक तो ये दुश्वारी है। अब दूसरी तरफ चीज ये है कि हमारे अवामी स्टाफ वहां पे हैं, उन्होंने एक नैरेटिव दिया। हमारा अपना यहाँ पे एक ऑर्डिनेंस, प्रेसिडेंट ने ऑर्डिनेंस इशू किया जो कि बहुत पहले इशू हो सकता था, वो भी हमने ना किया। और इसके साथ साथ आप देखिए पिछले दिनों में, पिछले साल में कुछ वाकयात हुए थे जिन बात करके लोगों को सजाएं देनी चाहिए थी। उनमें जो वो हबीब बैंक के ऑपरेशंस आपने वाइंड अप किए थे, आपने अमेरिका से उनको आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट करके वाइंड अप कर दिया, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस जो हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, किसी को सजा नहीं हुई, बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इसी तरह पिछले साल खानानी और कालिया का आदमी वहां पे पकड़ा गया, और उसके बारे में कोई यहां तहकीकात नहीं हुई कि खानानी और कालिया यहां मौजूद हैं, वो ठीक चल रहे हैं, और वहां पे एक आदमी जो है वो सजा भुगत रहा है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां हमारी कोताहियां हैं। अगर हमने आज अपना बच बचाव कर भी लिया तो आइंदा हमें बड़े मसाइल आएंगे अगर हम इन चीजों को नहीं एड्रेस करेंगे।
जरूरत इस बात की है कि कवानीन बन जाते हैं, कवानीन की एप्लीकेशन कौन करेगा, वो यूनिफॉर्मली अप्लाई होने चाहिए, जबकि यहां ताकतवर आदमी उससे बच जाता है। अब जो हबीब बैंक का किस्सा था उसमें यही नजर आता है कि कोई ताकतवर लोग इन्वॉल्व थे, उन्होंने उसको हशप कर दिया और आज दिन तक कोई नहीं। सही, बिल्कुल सही। सर यहीं से पॉइंट लेके चलूंगी खुर्शीद कसोई साहब की तरफ। सर, आपके बतौर एक साबिक वजीर खारजा के, क्या पाकिस्तान की जो इस वक्त कोशिशें हो रही हैं, जो कि देर से हो रही हैं, लेकिन क्या ये बराबर हो सकती हैं कि हम वॉच लिस्ट में नाम डलवाने से बच जाएं? इसमें बहैसियत साबिक वजीर खारजा मुझे तो कोई डाउट ही नहीं है कि फॉरेन ऑफिस अपने तय बहुत एक्टिव काम कर रहा होगा, इसमें नहीं, हमारे डिप्लोमेट्स ट्रेंड है इस काम के लिए। लेकिन अगर आप सारे काम इतनी देर से, अगर यही चीज कि आपको कोई नई बात तो नहीं है, अब एक बात आप समझ लें कि दुनिया बदल गई है। अमेरिका जैसा मुल्क भी अपनी मर्जी के तमाम, मसलन इजराइल के ऊपर आपने देखा, उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया और किसी को वो अपने जो उनका मौकफ था उस पर कायल नहीं कर सके यूनाइटेड नेशंस में। अब बात यह आ गई है कि यूएन के अंदर जब तक आप इफेक्टिव लॉबिंग नहीं करेंगे, और आपको अमेरिका जैसे मुल्क तो नहीं है कि आप जो चाहे कर गुजरें, तो आपको तो दुनिया के साथ चलना पड़ेगा, रेजोल्यूशन बाइंडिंग। और आइंदा के लिए आप ये बात गिरा, मुझे पता है कि किस किस्म के आप पे प्रेशर्स आएंगे। आपके पास $89 बिलियन इस वक्त आप पे कर्जा चढ़ गया है, आपका डिफिसिट बढ़ता जा रहा है। हर को नजर आ रहा है कि खुदा ना करे, मैं खुदा ना करे इसलिए कह रहा हूं कि हम इतनी इबादत पड़ गई है IMF के पास जाने की, और फिर आपको बॉन्ड्स फ्लोट करने हैं इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। तो अगर आप इन तमाम कवानीन में आ गए और आपकी रेटिंग लो कर दी गई, स्टैंडर्ड ऑफ पुअर और दूसरी रेटिंग एजेंसीज जो हैं, तो ना तो आप बॉन्ड रेज कर सकेंगे, आपके लिए IMF के दरवाजे उतनी आसानी से नहीं खुलेंगे। वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक से कोऑपरेट करते थे, वो नहीं करेंगे। इसलिए अब आप ये समझ लें कि जिस दुनिया में आप रह रहे हैं, आपको प्रोएक्टिव भी होना पड़ेगा, दुनिया को कायल भी करना पड़ेगा, और आपकी फॉरेन पॉलिसी नहीं। मैं जनरल साहब ने ठीक कहा, जिस तरह नरेंद्र मोदी एक्टिव है, ऐसे लग रहा है कि नाम उनका मुल्क का आ रहा था, मुल्क तो नाम तो हमारा आ रहा था, हमें एक्टिव होना चाहिए था, हम उतने एक्टिव नहीं थे। हम तो फंसे हुए हैं अपने अंदरूनी मामलात में पिछले 3-4 साल से। ये चीज प्रोलॉन्ग नहीं की जा सकती। देयर इज नो वे, You cannot have a successful foreign policy अगर आप अंदरूनी तौर पर इतनी बुरी तरह से फेल हुए हैं। ये बिल्कुल बेसिक प्रिंसिपल है फॉरेन पॉलिसी का। बिल्कुल ठीक। जनाब खालिद नईम लोधी साहब, क्योंकि वक्त भी मेरे पास खत्म हो रहा है, तो आपसे ही लास्ट कमेंट्स लूंगी, क्योंकि हमारा इलेक्शन ईयर भी है, इसमें बजट भी आना है, और अगर हम लेट्स सपोज उम्मीद करते हैं कि हमारा वॉच लिस्ट में नाम नहीं आता, शामिल नहीं किया जाता, लेकिन इसके लिए एक करार आना, वो भी US, ब्रिटेन, जर्मनी मुआविनत के साथ, ये कितना नेगेटिव हो सकता है हमारी इकोनॉमी के लिए एंड डिफेंस इकोनॉमी के लिए? जी, मैं सिर्फ बल्कि यूं कहूँगा सिर्फ इकॉनमी के लिए नहीं, बाकी भी हमारे जो डिप्लोमेटिक शोबे हैं, जो हमारा पॉलिटिकल असर रसूख है, उस पर असरअंदाज हो सकता है। मैं एक बात कहना ये चाहूँगा कि देखिए, हम बड़े मुल्कों की, अमेरिका की बहुत सारी चीज़ों से तो वाकिफ है, उनका पॉलिटिकल क्लाउट है, उनका डिप्लोमेटिक क्लाउट है, उनका मिलिट्री प्रोग्रेस है, वो जो चाहे कर लेते हैं, वो कोलिशन बना लेते हैं, चढ़ दौड़ते हैं। लेकिन एक दो चीज़ें ऐसी हैं, एक का जिक्र मैं करना चाहूँगा, उनकी जो पावर है परसेप्शन मैनेजमेंट की, विच इज थ्रू सोशल मीडिया एंड मेन मीडिया। आप जिक्र कर रही थी फेक अकाउंट्स का, तो हमें इन में जरा काम करना पड़ेगा। देखिए, हम कहते हैं कि दुनिया हमारी आवाज नहीं सुनती, तो मैं कहा करता हूं कि गूंगों की आवाज कौन सुनता है? आपका एक चैनल मुझे बता दीजिए जो दुनिया में देखा जाता हो। वो कतर जैसा छोटा मुल्क है, वो भी अल जजीरा चला रहा है, पूरी दुनिया उसको देखती है। तो पहले तो आप मेन चैनल को, मेन मीडिया में कोई चैनल कोई पैदा कीजिए जो दुनिया समझे। दूसरा, ये जो परसेप्शन मैनेजमेंट वाली बात है, इसमें आपको बाकायदा एक काउंटर वॉरफेयर करना पड़ेगा। ये ऐसे आराम से होने वाली बात नहीं है। ये जो सोशल मीडिया आजकल है, ये बिल्कुल इंसानों की सोच चेंज कर देता है। तो मेरा ख्याल है ये ISPR के पता नहीं शोबे में आता है या नहीं, या गवर्नमेंट के लेवल पर एक परसेप्शन कैंपेन जिसमें पॉजिटिविटी मुल्क के मुतालिक फैलाई जाए, नेगेटिविटी के अगेंस्ट डिफेंस किया जाए, ये बहुत जरूरी है। वरना ये इस किस्म के आफात जो है जिनका आप जिक्र कर रही हैं, ये हमारे ऊपर आती चली जाएंगी
अल्लाह ना करे। जी जनरल अमजद शोएब साहब, आखिरी रह गए हैं 1 या 2 मिनट, तो ये आप कमेंट कर दीजिएगा जो बात जनरल लोधी साहब कर रहे हैं और ISPR ने जो फेक अकाउंट्स के खिलाफ कार्रवाई का आगाज करवाया है FIA से रिक्वेस्ट करके। 5th जनरेशन वॉरफेयर कहा जाता है इसको, वैसे भी मिलिट्री स्पोक्समैन की तरफ से, तो कितनी इंपॉर्टेंट है? लोग जाली अकाउंट्स में तो बहुत आगे हैं लेकिन अपनी परसेप्शन मैनेजमेंट में बहुत पीछे हैं, कहीं रियल परसेप्शन मैनेजमेंट में। बात यह है कि साइबर वॉरफेयर अब एक मॉडर्न लाइफ की एक हकीकत बन चुकी है और उसका सोसाइटी के ऊपर, उनकी सोच और उसको उनके ख्यालात के ऊपर बहुत गहरा असर है। जो ये फिल्म है उनको भी बाज का जिक्र आता था क्योंकि लोग कोट करते थे उनको कि जो उसमें ये कहा गया है, और जब हम ISPR से चेक करते थे तो वो कहते थे कि ये हमारा अकाउंट नहीं है। उसमें बाद शख्सियात को मलाइन किया जाता है। चुनाचे आप देख लीजिए कि जो सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप है उस पर उसका बुरा असर पड़ सकता है। उसके साथ साथ पब्लिक परसेप्शन बिल्डिंग का है कि वहां पे आर्मी के बारे में कोई ऐसी बातें, ऐसी चीजें कही गई जिससे कि यूं लगता था कि आर्मी किसी के कंट्रोल में नहीं है, जो जी चाहे करते रहे। नतीजा ये कि अवाम में भी एक परसेप्शन बनती है जो ये कहा जाए कि जी फॉरेन पॉलिसी वो तो आती है, हमारी और भी जो सिक्योरिटी पॉलिसी है वो भी फौज बनाती है। तो ये ऐसी परसेप्शंस थी जो मैं समझता हूं क्रिएट की गई और इससे अवाम में और हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान में दूरियां पैदा करने गई, जबकि हर चीज का एक प्रोसेस मौजूद है और उस प्रोसीजर के तहत चीजें बनती हैं। उसमें कोई भी ऐसा काम नहीं है जो कॉन्स्टिट्यूशन से हटके किया जा रहा हो। तो ये एक बहुत ही मैं समझता हूं बहुत मुश्किल जगह, मुश्किल करने की जरूरत है और मैं तवक्को करता हूं कि FIA इस पे जल्दी कुछ एक्शन करेगी, वरना तो ये चीजें इसी तरह की। बहुत शुक्रिया जनरल अमजद साहब, खुर्शीद महमूद कसूरी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया और जनरल खालिद नईम लोधी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। यह प्रोग्राम I'll see you coming week। अल्लाह हाफिज।